महाराष्ट्र की राजनीति में जो हुआ है उस पर आगे बढ़ने से पहले आइए प्रधानमंत्री मोदी का वह महान वाक्य सुनते हैं जो उन्होंने इसी 27 जून को मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने कहे थे। यह महान वाक्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संबंध में है जो आज टूटकर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार में शामिल हो गई। पहले आप इस बयान को सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीपी को दर्जनों घोटालों से जोड़ते हैं और 2 जुलाई को एनसीपी से तमाम विधायक निकलकर उनकी पार्टी की सरकार का हिस्सा बन जाते हैं। इतना बड़ा मजाक केवल प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, जनता को फर्क नहीं पड़ता है। जनता उनकी राजनीति को धर्म की निगाह से देखती है, उसी चश्मे से देखती रहेगी। इसलिए वे भाषण तो भ्रष्टाचार के खिलाफ देते हैं, मगर राजनीति उन्हीं के साथ करते हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। अजीत पवार के साथ आज जो भी विधायक गए, जो सांसद गए, उनमें से कईयों के खिलाफ आयकर विभाग और ईडी ने भयंकर मामलों में केस दर्ज किए हैं। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की शिवसेना टूट गई, शरद पवार की एनसीपी टूट गई। ठीक 1 साल पहले शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। आज अजित पवार एनसीपी को तोड़कर या अपने साथ उठाकर राजभवन चल दिए और उप मुख्यमंत्री बन गए। इस राज्य की जनता एक ऐसे सियासी चौराहे पर अकेली खड़ी नजर आ रही है जहां उसका कोई नहीं। अब वो किसी को भी वोट देगी, सरकार बीजेपी की बनेगी, बीजेपी को वोट नहीं देगी तो भी सरकार बीजेपी की बनेगी। 2019 में अजित पवार इससे पहले भी सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ राजभवन पहुंच गए थे। इस बार दोपहर को गए और उस वक्त उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। यह सरकार 80 घंटे ही चली, फिर अजित पवार इस्तीफा देकर एनसीपी में आ गए और देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देकर बीजेपी में ही रह गए। वे भारत की राजनीति में शायद पहले उप मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर उसके बाद 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बने हैं और पिछले 1 साल से उप मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। आज अजीत पवार राजभवन पहुंचे, वहां उनके साथ समर्थक विधायक भी थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारत माता की जय के नारे लगे। कभी देवेंद्र फडणवीस भाषण दिया करते थे कि अजीत पवार पर इतने घोटालों के आरोप हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो अजीत पवार दादा जेल में चक्की पिसिंग। ये वीडियो बयान काफी वायरल हो रहा है। अब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शिंदे की सरकार में एक साथ उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो आप भी बोलिए भारत माता की जय। इस पूरे घटनाक्रम में आप ही बताइए कि भारत माता की जय किस तरह से हो गई। फिलहाल आप भी भारत माता की जय के नारे लगाते रहिए। यह एक ऐसी टूट है जिसे देखकर कोई भी हैरान नहीं, सबको पता है और सब ये बात कहते भी हैं रूपक के अंदाज में कि ईडी के पास सबकी सीडी है। विपक्षी एकता को मोदी से अब नहीं लड़ना है, ईडी से लड़ना है। 2024 के नतीजों को ईडी के टेस्ट से गुजरना होगा। इस एक संस्था का डर ना होता तो भारत की राजनीति आज किसी और मोड़ पर खड़ी नजर आती, लेकिन इसके कारण घूम फिरकर उसी मोड़ पर पहुंच जाती है जहां बीजेपी स्वागत के लिए खड़ी नजर आती है। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी अजीत पवार पर आरोप लगाया करती थी कि उन्होंने 70,000 करोड़ के घोटाले किए हैं। 70,000 करोड़ के। एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच बिठा दी गई, लेकिन जब नवंबर 2019 में एनसीपी तोड़कर देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने पहुंचे तो कुर्सी के लिए देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें गले लगा लिया और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 80 घंटे तक अजीत पवार बीजेपी के साथ रहे, फिर इस्तीफा देकर अपनी पार्टी में आ गए
और इस दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने 9 मामलों को खत्म कर दिया। उस समय की मीडिया रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। नवंबर 2021 में भ्रष्टाचार के एक केस में आयकर विभाग ने अजीत पवार की संपत्ति अटैच कर ली। ईडी ने 25,000 करोड़ के घोटाले के मामले में अजीत पवार से जुड़ी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि मोदी की गारंटी है कि देश और समाज को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस पवार के खिलाफ ईडी की जांच चल रही हो वो बीजेपी की सरकार में अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। आप ही मोदी जी से उनकी गारंटी के बारे में पूछ लीजिए। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। अब इस भाषण पर बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए, कम से कम उतने ही कार्यकर्ता बता दें कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ यही मोदी की गारंटी है कि जिस पर बीजेपी ने 70,000 करोड़ के घोटालों के आरोप लगाए हों उसे अपने पाले में बुलाकर उप मुख्यमंत्री बना दे। क्या मोदी की गारंटी का मतलब यही है? भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी यही है कि आपने घोटाला करना था, कर लिया, अब चुपचाप बीजेपी में आ जाइए, बीजेपी की सरकार में शामिल हो जाइए, हम कार्रवाई ना होने की गारंटी देते हैं। मिजोरम में भी तो यही हुआ। जिस अमित शाह ने जिस सरकार पर केंद्र का फंड लूटने का आरोप लगाया, चुनाव खत्म होते ही, नतीजे आते ही बीजेपी उसी सरकार में शामिल हो गई। छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, अनिल भाईदास पाटिल, बाबूराव अत्राम, संजय बंसोडे को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें से कईयों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की जांच चल रही है। 2016 में ईडी ने छगन भुजबल के खिलाफ केस किया था। अजीत पवार के साथ छगन भुजबल ने भी आज शपथ ली है। भुजबल को ईडी ने गिरफ्तार किया और 2 साल जेल में रहे। इन पर 870 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप था। अब प्रधानमंत्री मोदी ही बता दें कि क्या यही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की उनकी गारंटी है। जेल में रहते हुए छगन भुजबल की तबीयत जब बिगड़ी तब इनके लिए शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो उनकी सरकार जिम्मेदार होगी। आज वही भुजबल शरद पवार को छोड़कर बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। तो क्या ईडी का यही काम है कि वह विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मुकदमा करे ताकि भविष्य में ये नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं? महाराष्ट्र की सरकार एकनाथ शिंदे की, शिवसेना और बीजेपी की है। इस सरकार को बनाने में बीजेपी की ही भूमिका है, इसलिए हम अपने कार्यक्रम में इसे बीजेपी की सरकार कह रहे हैं। आप ही बताइए, ईडी अगर जांच करे और जिसके खिलाफ जांच करे वो बीजेपी की सरकार में मंत्री बन जाए तो आप क्या कहेंगे?
2 जुलाई को शपथ लेने वालों में एक और मंत्री हैं, हसन मुशर्रफ। 7 दिन पहले हसन मुशर्रफ कोल्हापुर में सद्भावना यात्रा में शामिल हो रहे थे। यह यात्रा हाल के दंगों के बाद शांति के लिए निकाली गई थी। हसन मुशर्रफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का केस चल रहा है। हाईकोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है। ईडी ने आरोप लगाया कि इन्होंने 40,000 किसानों से 10-10 हजार रुपए लिए और हड़प गए। बताइए, जिस व्यक्ति के खिलाफ ईडी ने किसानों का पैसा हड़पने का मामला दर्ज किया हो, वो अब बीजेपी की सरकार में मंत्री बन गए हैं। हफ्ता भर पहले हसन मुशर्रफ नफरती राजनीति के खिलाफ सद्भावना मार्च में नारे लगा रहे थे। भाजपा को भी ऐतराज नहीं है कि उसकी राजनीति के खिलाफ सड़क पर उतरने वाले, कल तक नारे लगाने वाले हसन मुशर्रफ उनकी सरकार बनवा रहे हैं, बचा रहे हैं, सरकार में शामिल हो रहे हैं। पूरी बीजेपी में लोकसभा और राज्यसभा का एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। मोदी सरकार में नकवी के हटने के बाद एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, मगर महाराष्ट्र में हसन मुशर्रफ को मंत्री बनाया गया और ये बनने भी चले गए। जिस राज्य में 1 महीने के भीतर मुस्लिम युवकों को घेर कर मार देने की 2 घटनाएं हुई हैं, उस राज्य का एक मुस्लिम विधायक बीजेपी शिवसेना की सरकार में मंत्री बन जाता है। हमारा सवाल प्रधानमंत्री मोदी से है कि क्या यही मोदी की गारंटी है कि जो भी भ्रष्ट है वो बीजेपी में आ जाए, कार्रवाई ना होने की गारंटी दी जाएगी? दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। महाराष्ट्र के राजनीतिक चिंतक जरूर इस सवाल पर विचार कर रहे होंगे कि महाराष्ट्र में जन्मी 2 राजनीतिक पार्टियां आज बीजेपी के सामने बिखर गई हैं। कभी इनके नेता हुंकारे भरा करते थे तो लगता था महाराष्ट्र से आवाज आ रही है, आज बीजेपी के सामने गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। इन 2 दलों के कारण राष्ट्रीय राजनीति में महाराष्ट्र का जो दबदबा हुआ करता था, अब कमजोर आंखों में आंसू बनकर डबडबा रहा है। मतलब इनका दबदबा डबडबा गया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति को साफ करने का बीड़ा उठाया है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। मेरी अभी श्री शरद पवार से बात हुई, उन्होंने कहा मैं मजबूत हूं, हमें लोगों का समर्थन प्राप्त है, हम उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर सब कुछ फिर से बनाएंगे। हां, लोग इस गेम को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसमें 9 मंत्री बनाए गए हैं, डिप्टी सीएम अजित पवार साहब हुए हैं, इससे तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ये इन दलों का, व्यक्तियों का निर्णय नहीं है। एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम खुद जिम्मेवार है कि उन्होंने भोपाल से इशारा किया था, एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये इनका तरीका है, भ्रष्टाचार के आरोप में घेर करके, दबाव बनवा करके एजेंसी को, यही काम उन्होंने भोपाल से किया। उसकी परिणति आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी 100 बातें बोले, लेकिन 100 बात की एक बात, उन्हें विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहिए। हम लगातार इस बात को कहते रहे कि लोकतंत्र का ऐसा कुरूप चेहरा जहां ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव बना करके आप राजनीतिक फैसले बदलवाते हो लोगों को, ये प्रधानमंत्री जी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, उनके स्वयं के लिए भी, क्योंकि रथ का पहिया पलट रहा है। लेकिन इन एजेंसीज के जिस तरह की इनकी कार्यशैली हो गई है ना प्रधानमंत्री जी, वो सब कुछ तबाह कर देगी। और मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि मंत्रियों की फहरिस्त देखिए, तमाम लोग हैं जिन पर दबिश थी, इधर ईडी की, इधर आईटी और सीबीआई की। तो ये है एक जिंदा दस्तावेज प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिक्स की, उनकी पार्टी की प्राथमिकताओं की। तो बनी बनाई पार्टी को बिखरने से बचा नहीं सके, अब फिर से अपनी पार्टी को बनाने की बात कर रहे हैं।
महाराष्ट्र के विधायकों ने दल बदलने का हर पैमाना ध्वस्त कर दिया जो पुराना था। पहले की सारी मिसालें अब बेमानी लगती हैं। मई और जून के महीनों में महाराष्ट्र से आने वाली खबरों को देखिए। जगह जगह पर सांप्रदायिक हिंसा और तनाव की घटनाओं से राज्य के समाचार पत्र भरे पड़े थे। जब ये खबरें रुकती हैं तब पार्टियां टूटने लग जाती हैं। डिप्टी सीएम का पद कोई ऐसा बड़ा पद नहीं है। क्या इस पद के लिए कोई अपनी बनी बनाई पार्टी को तोड़कर बीजेपी में चला जाएगा? अजीत पवार इससे पहले 3 बार डिप्टी सीएम के पद की शपथ ले चुके हैं। यह चौथी बार है। इस पद के लिए पहले भी वे अपनी पार्टी को तोड़ने के कगार पर पहुंच गए थे और इस बार तोड़ ही दिया। इनके साथ एनसीपी के 9 विधायकों ने शपथ ली है। संख्या कितनी है कोई नहीं जानता। अब सोचिए बीजेपी के विधायकों का हाल। मंत्री बनने का सपना देखते रह गए होंगे। दूसरे दल से टूटकर कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई उप मुख्यमंत्री बन जाता है और मंत्री बन जाता है और बीजेपी के विधायक रह जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अजीत पवार ने जो पत्र सौंपा है उस पर 29 विधायकों के दस्तखत हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आज सुबह अजीत पवार कुछ विधायकों और पार्टी नेताओं को अपने घर बुलाया था उन्होंने। आज के दिन शरद पवार पुणे में थे। उनका बयान आता है कि मुझे नहीं पता कि किस लिए बैठक बुलाई है। अजीत पवार विपक्ष के नेता हैं, वे बैठक बुला सकते हैं, बुलाते रहते हैं। मुझे बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है कि शरद पवार को भी अंदाजा हो गया होगा कि महाराष्ट्र में उनका सियासी टाइम ओवर हो चुका है। उन्होंने जो पार्टी बनाई थी वो बीजेपी के पास चली गई है। अजीत पवार पर उनका नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का राजनीतिक और भावनात्मक नियंत्रण कायम हो चुका है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान है कि मंत्रिमंडल में किसे क्या पद मिलेगा इस पर चर्चा करने के लिए बहुत टाइम है। हम सभी महाराष्ट्र के विकास के लिए साथ आए हैं। महाराष्ट्र के एक मंत्री सुधीर मुंगनित्वार ने कहा है कि एनसीपी के सभी विधायकों ने हमें समर्थन दिया है। ऐसा ही समर्थन 2019 में मिला था। उस समय सुबह सुबह अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बगावत कर बीजेपी के साथ जा मिले और उप मुख्यमंत्री बन गए। उधर मुंबई में सरकार बन गई तो दिल्ली में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन शाम 5 बजे तक विधायकों को शपथ दिलाकर फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। अदालत का आदेश आने के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया और उस दिन 1 घंटे के भीतर सीएम और डिप्टी सीएम के इस्तीफे के बाद सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो महाराष्ट्र की नई सरकार 80 घंटे में ही बिखर गई। तब कोर्ट ने आदेश दिया कि ओपन बैलेट से फ्लोर टेस्ट होगा, यानी खुला मतदान होगा और सीधा प्रसारण किया जाएगा। बस इसी बात पर अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया और एनसीपी में लौट आए, क्योंकि तब उन सभी का चेहरा सामने आ जाता। ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन 2022 के साल में फिर से यही कोशिश हुई, लेकिन इस बार पार्टी अलग थी और नेता अलग। अजीत पवार की जगह मोदी शाह ने दांव चला एकनाथ शिंदे पर और शिवसेना टूट गई। अब उसके 1 साल बाद अजीत पवार अपने आप चले आए। सब कुछ खुलेआम हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और प्रधानमंत्री की इस मुद्रा को गौर से देखिए। मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च हो रहा है। प्रधानमंत्री के सामने सांस्कृतिक नृत्य पेश किया जा रहा है। आपको लग सकता है कि प्रधानमंत्री एनीमिया के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की घटना बता रही है कि ईडी की भय से सबको एनीमिया हो गया है। वे जब भी चाहेंगे अपनी पार्टी में बुला लेंगे और इन्हें आना पड़ेगा। चाहे अजीत दादा पवार हो या छगन भुजबल हो, सभी को आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, लेकिन मध्य प्रदेश गए और इसका असर महाराष्ट्र में हो गया। संसद में दिया गया प्रधानमंत्री का वो बयान याद आ रहा है कि ईडी के कारण विपक्ष एक हो गया है। इस बयान का नया मतलब आज समझ में आया कि ईडी के कारण विपक्ष बिखर गया है और विपक्ष भाजपा का हो रहा है। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है। और इसलिए जो काम
देश के मतदाता नहीं कर पाए। महाराष्ट्र की राजनीतिक पहचान समाप्त हो चुकी है। जिस शिवसेना और एनसीपी से इस राज्य की राजनीति जानी जाती थी, अब वो दल भाजपा के हैं, भाजपा में हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार अजीत पवार के आते ही ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। इसमें एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री हैं। अब ट्रिपल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ेगी। मणिपुर में भी डबल इंजन की सरकार है। वहां 3 मई से हिंसा हो रही है और राज्य जल रहा है, किसी को परवाह नहीं। एनसीपी से राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल तो पटना भी गए थे विपक्ष की बैठक में। आज वे अजीत पवार के साथ नजर आए। दरअसल प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है। पिछले साल जून में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने एक व्यावसायिक इमारत को अटैच कर दिया। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे इकबाल मिर्ची से जुड़ा मामला था। अब बताइए, ये प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार के साथ पार्टी छोड़कर किधर गए हैं? बीजेपी की सरकार बनाने के लिए, बचाने के लिए। अजीत पवार ने कहा है कि उन्हें सबका आशीर्वाद हासिल है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया कि शरद पवार का आशीर्वाद हासिल है या नहीं, मगर कहा कि आप इंतजार कीजिए और देखते जाइए। क्या अब यही देखना बाकी है कि शरद पवार भी चलते हुए आएंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? लेकिन कहीं भी चले जाने वाले शरद पवार क्या पटना से लौटकर उस एनसीपी के साथ चले जाएंगे जो अब बीजेपी की सरकार का हिस्सा है? अब यही देखना बाकी है। बिना अपनी पार्टी के शरद पवार विपक्षी एकता की राजनीति कैसे करेंगे? शरद पवार ने एक बात कही है कि नई पार्टी फिर से खड़ी करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। क्या उनका बयान महाराष्ट्र में नई सियासी करवट लेने के लिए काफी है, या फिर जो होना था वो हो चुका है? 2024 का चुनाव महाराष्ट्र में दिलचस्प होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार 0 से शुरू करेंगे। क्या जनता उन्हें